हाय एवरीवन। इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में देखेंगे। यह चैप्टर क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आता है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है एवं समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सारे क्या 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 होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, कैसे, कौन से एप्लीकेशन है इसके, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहले। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा है। हमने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। जैसे देखिए, गर्मियों में दूध का फट जाना, लोहे में जंग लगना, शरीर में भोजन का पचना और श्वसन की क्रिया और ईंधन का जलना, ये सारे हमारे दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं ना। हम रोजाना देखते हैं कि गर्मी के दिन में होता है, गर्मी के दिन में हमारा जो दूध होता है फट जाता है ना। कभी कभी होता है कि फट जाता है दूध गर्मी के दिन में। और लोहे में जंग लगना, ये तो अक्सर देखते होंगे। बहुत दिन अगर लोहे एक जगह पर रहता है तो उसमें जंग लग जाता है ना। और शरीर में भोजन का पचना, शरीर में जो हमारा भोजन पचता है, और ये सारे हमारे क्या है, दैनिक जीवन में होते रहते हैं। श्वसन की क्रिया, जो हम श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं हम, उसकी क्रिया और ईंधन का जलना, ये सारे जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं ना। ये सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं। तो इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह कैसे होता है? यह रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है तो इसके हम आगे देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, इन सब गर्मी में दूध का फटना, श्वसन की क्रिया, ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना, इस सब में रासायनिक अभिक्रिया का क्या भाग है, क्यों, कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया इन सब में, तो आगे देखते हैं। देखिए, इन सभी में प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति तथा पहचान बदल जाती है। जो प्रारंभिक पदार्थ होती है उसकी प्रकृति एवं पहचान बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? देखिए, जब गर्मियों में दूध फट जाता है, पहले दूध का प्रकृति अलग होता है, लेकिन फटने के बाद उसका प्रकृति क्या होता है, अलग हो जाता है ना। और लोहे में जंग लगना, मतलब पहले लोहा था, जंग लगने के बाद क्या होता है, वो पूरा कमजोर हो जाता है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है ना, चेंज। और शरीर में भोजन का पचना, जो हम खाना खाते हैं पहले वह उसका प्रकृति अलग होता है, लेकिन जब वह पच जाता है तो वह अलग होता है उसका प्रकृति। पचने के बाद वह प्रोटीन में बदल जाता है, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है उसके वजह से। तो पहले वह खाना था, वो जब पच गया खाना तो वह प्रोटीन में बदल जाता है, या प्रोटीन या जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है उन सब चीज़ों में बदल जाता है। तो उसकी प्रकृति एवं पहचान बदल जा रही है ना। ईंधन का जलना, देखिए, जब ईंधन जलता है, पहले ईंधन किस रूप में होता है, जैसे लकड़ी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जो जलाने के लिए होता है, तो उसकी प्रकृति अलग होती है। लेकिन जलने के बाद क्या होता है, वह राख बन जाता है, तो राख का प्रकृति अलग हो जाता है, होता है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसके प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति तथा पहचान बदल जाती है। तो प्रकृति एवं पहचान बदलना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर उसकी प्रकृति एवं पहचान पहले से बदल गया तो क्या हो रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स के परमाणुओं के बीच पुनर्व्यवस्था होती है, जिससे नए गुण धर्म वाले नए उत्पाद बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तो पहले जो अभिकारक होता है, अभिकारक जो जिसके परमाणुओं के बीच पुनर्व्यवस्था होती है, मतलब अभिकारक जो रिएक्शन करने के पहले जो पदार्थ होता है ना, उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो रिएक्शन होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक जब रिएक्शन करना स्टार्ट करता है ना, तो उसके परमाणुओं के बीच की जो व्यवस्था होती है, पुनर्व्यवस्था होती है,
वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। चेंज होगा तभी ना वो नया नया पदार्थ बनाता है। तो अभिकारक के परमाणुओं के बीच पुनर्व्यवस्था होती है, जिससे नए गुण धर्म वाले नए उत्पाद बनते हैं। नए गुण धर्म वाले नए उत्पाद बनते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पर ये सारे के सारे। देखिए आगे, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब कि उसके जो गुण धर्म है ना में परिवर्तन होना। पहले जो उसकी प्रकृति थी या जो पहचान थी किसी वस्तु की, जब वो रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो उसका जो नया पदार्थ बनता है ना, उसका प्रकृति पहले के मुकाबले दूसरा होगा। मतलब उसका गुणधर्म चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए देखिए ये 5 चीज आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे। अवस्था में परिवर्तन, रंग एवं गंध में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। ये 5 चीज देख रहे हैं ना आप। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक परिवर्तन कैसे? जब जब अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग एवं गंध में परिवर्तन होगा, और छेप जब बनेगा ना, और गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। जब जब ये 5 चीजों में से कोई एक चीज होती है ना, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब कब हम मानते हैं, जब अवस्था में परिवर्तन होती है। अवस्था में परिवर्तन होती है, चेंज इन स्टेट, या रंग एवं गंध में परिवर्तन हो जाएगा। पहले का रंग एवं गंध अलग होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका रंग और गंध दूसरा हो जाएगा। पहले का जो अवस्था होगा दूसरा होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका अवस्था चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। गैस का निकलना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस अगर निकल रहा है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और ताप में परिवर्तन, अगर ताप में परिवर्तन होगा, मान लीजिए पहले वस्तु का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। जब अभिक्रिया हुआ तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए 700 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हो गया ना। तो ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर गैस निकल रहा है, अब अगर अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, कोई भी गैस निकल रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर अभिक्रिया करने के बाद अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप मतलब अवक्षेप आगे देखिएगा आप। अवक्षेप क्या होता है कि एक जैसे हम कोई चीज रिएक्शन करते हैं तो उसके बॉटम पॉइंट में, मतलब जो बीकर होता है उसके नीचे कुछ कुछ जमा हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। मतलब वो नीचे जाके बन जाता है, कोई एक पदार्थ नीचे जाके तली में बैठ जाता है, तो उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। और रंग एवं गंध में परिवर्तन, बताया ना, रंग एवं गंध में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए, अब इन पांचों जो परिवर्तन है ना, वो कौन कौन से केस में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्रियाकलाप से समझते हैं। अवस्था में परिवर्तन किस क्रियाकलाप में कहाँ पर होता है, रंग एवं गंध में परिवर्तन कहाँ होता है, ये सारे परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं, सबको मैं एक क्रियाकलाप के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए पहले क्रियाकलाप देखिए, क्रियाकलाप 1 में देखिए, एक क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है 2 नंबर में, कि मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने के पहले उसे सरेस पत्र सैंड पेपर से रगड़कर साफ क्यों करते हैं। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है कि मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करते हैं तो उसे हम सरेस पत्र से क्यों रगड़ते हैं, साफ क्यों करते हैं। जब भी हम मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करते हैं ना,
तो उसे सरेस पत्र से रगड़ कर साफ कर देते हैं। क्यों करते हैं? यह 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। देखिए क्यों करते हैं। क्योंकि क्योंकि मैग्नीशियम धातु का जो रंग होता है ना, चांदी के समान सफेद होता है। वास्तविक रूप से जो मैग्नीशियम धातु का जो रंग होता है वह चांदी के समान कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जो प्रयोगशाला में हमें उपलब्ध होता है ना, प्रयोगशाला में जो उपलब्ध होता है, उस मैग्नीशियम फीते या तार का रंग कैसा होता है? चांदी के समान सफेद नहीं होता है। तो इसी कारण है ना कि हम उसकी सतह पर चांदी के जो प्रयोगशाला में उपलब्ध होता है मैग्नीशियम फीता या तार, वह चांदी के समान सफेद नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसके उसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। पहले जो धातु होता है, मैग्नीशियम धातु होता है, वास्तव में वह चांदी के समान सफेद होता है। लेकिन जो प्रयोगशाला में होता है ना, फीता या तार मैग्नीशियम का, वह चांदी के समान सफेद नहीं होता है। चांदी के समान सफेद क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जो नम वायु की उपस्थिति में बनती है। और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? उसके सतह पर वह नम वायु की उपस्थिति में बनता है। हवा से रिएक्शन करके मैग्नीशियम, जो प्योर मैग्नीशियम होता है ना, वह हवा से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो देखिए, इसलिए मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने के पहले उसे सरेस पत्र से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, ताकि वह आसानी से दूसरे पदार्थों के साथ रिएक्शन कर सके। समझ में आ गया? मैग्नीशियम के फीते का जब भी हमको उपयोग करना होता है ना, तो उसको हम सरेस पत्र से साफ कर देते हैं, ताकि वह आसानी से दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर सके। अगर उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत रहेगा तो वह दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। इसलिए हम उसको सरेस पत्र से साफ कर देते हैं, ताकि वह दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया आसानी से कर सके। समझ में आ गया क्यों हम साफ करते हैं सरेस पत्र से? मैग्नीशियम के फीते, देखिए, मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने से पहले उसे सरेस पत्र से साफ क्यों करते हैं? समझ में आ गया? साफ हम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि प्रयोगशाला में जो उपलब्ध होता है मैग्नीशियम का फीता या तार, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होगी तो वह किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको पहले साफ करते हैं। किससे? सरेस पत्र से रगड़ कर, ताकि वह दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर सके आसानी से। अब देखिए, क्रियाकलाप 1 को समझते हैं अच्छे से। क्रियाकलाप 1 को समझने के लिए देखिए, यह फिगर देख रहे हैं ना आप, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 सेंटीमीटर का यह मैग्नीशियम का फीता को हम एक चिमटे के साथ आग के पास ले जा रहे हैं, दहन के पास ले जा रहे हैं, बर्नर से दहन कराते हैं इसको। तो मैग्नीशियम का जो फीता है ना, श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। यहाँ पर फिगर में आप दिख रहे होंगे, श्वेत ज्वाला के साथ जल रहा है यह। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, सफेद चूर्ण जो नीचे बन रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण दिखाई दे रहा होगा, बन रहा है। मैग्नीशियम के फीते को जब हम चिमटे से आग के पास हम जलाते हैं, तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो चूर्ण बनता है नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए, और रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन की अभिक्रिया देखिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ऑक्सीजन मतलब क्या? ये जो हम जला रहे हैं, तो जलाते हैं हम कैसे? जलने में हम किसकी भागी होती है? ऑक्सीजन की। जब तक ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो तब तक हम जलता नहीं है। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का जो फीता है, उसमें हम ऑक्सीजन के साथ, मतलब दहन के साथ हम अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा? ये देखिए, जो नीचे बन रहा है ना, इसमें यही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। समझ में आ गया? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में हमारा क्या हो रहा है? मैंने बताया था कि ताप में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, गंध एवं रंग में परिवर्तन होता है, और बाकी सारी चीजें होती है। तभी हम मानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है।
तो इस अभिक्रिया में हमारा क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में हमारा ताप में परिवर्तन हो रहा है और स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले हमारा जो था ये हमारा फीता था, कठोर था, ये सॉलिड था। अब ये चूर्ण बन गया, ये देखिए यह चूर्ण बन गया। इसके इसके जो स्वरूप है बदल गया ना। पहले यह ऐसा था, अब यह ऐसा हो गया, चूर्ण के रूप में बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण के रूप में बन गया। पहले यह मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम धातु के रूप में था, अब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह अब धातु थोड़ा रह गया, धातु नहीं रह गया ना। तो इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया ना। और ताप में परिवर्तन हो गया। ताप में परिवर्तन कैसे हो रहा है? देखिए पहले ये जो मैग्नीशियम जो फीता है वह रूम के टेम्परेचर में जलता नहीं है। जैसे ही इसको हम जला रहे हैं बर्नर के साथ, तो इसका ताप इसमें जा रहा है ना। ये जो बर्नर का जो आग है इसके अंदर जा रहा है, फिर मैग्नीशियम फीते के अंदर। तो ताप में इसका परिवर्तन हो रहा है ना। तो ताप में परिवर्तन होना या स्वरूप में परिवर्तन होना क्या दर्शाता है हमें? यही दर्शाता है हमें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला केस समझ में आ गया? ताप में परिवर्तन एवं स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए दूसरा क्रियाकलाप, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया हम करते हैं। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया करते हैं तो हमारा देखिए प्रक्रिया क्या है हमारा, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस के घोल में पोटेशियम आयोडाइड Ki का घोल मिलाया जाता है। प्रक्रिया हम क्या करें सेकंड क्रियाकलाप में, लेड नाइट्रेट का जो घोल है ना, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं। तो हमारा परिणाम क्या निकलता है? परिणाम हमारा निकलता है लेड आयोडाइड बनता है। ये जो PbNO3 का होल ट्वाइस और Ki ये दोनों हम रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो ये जो Pb यहाँ इसका Pb और इसका I, इसका जो I है ना, वो दोनों रिएक्शन बनता है कि क्या बनता है? PbI2 लेड आयोडाइड। यहाँ पर I2 क्यों बन रहा है? यहाँ पर तो I हमारा है, यहाँ I2 क्यों बन रहा है? यहाँ I2 इसलिए बन रहा है क्योंकि लेड का जो संयोजकता है ना वो 2 होता है। तो 2 होगा तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आयोडीन का संयोजकता 1 होता है और Pb का संयोजकता 2 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Pb का 1 इसका 1 I का 1 Pb के पास चल जाएगा और Pb का 2 जो होता है संयोजकता वह आयोडीन के पास आ गया, इसलिए PbI2 बना। तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पीला अवक्षेप का बनना क्या होता है? अवक्षेप का बनना ही हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ में आ गया? पहला क्या था? ताप में परिवर्तन हो रहा था जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं। तो दूसरा क्या है? लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल मिलाते हैं तो हमारा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप का बनना हमें क्या दिखाता है? अवक्षेप का बनना और पीला अवक्षेप बन रहा है मतलब रंग भी चेंज हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए यहाँ पदार्थ के भौतिक अवस्था एवं रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है ना, पीला अवक्षेप बन रहा है। तो पीला अवक्षेप बन रहा है तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो रंग में परिवर्तन, अवक्षेप बन रहा, ये सब क्या हमें दर्शाता है? ये सारे चीज हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ में आ गया? दूसरा क्रियाकलाप से समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे हुई है। इसमें पीला अवक्षेप बन रहा है तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो रंग में परिवर्तन होगा या अवक्षेप बनना क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए तीसरा क्रियाकलाप थर्ड में देखिए, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का हम रिएक्शन कराते हैं। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का हम अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए प्रक्रिया क्या है? बेरियम क्लोराइड के घोल में जब हम तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो हमारा परिणाम क्या निकलता है? बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बन रहा है, मतलब इसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है और अवक्षेप बन रहा है। श्वेत अवक्षेप मतलब
रंग में परिवर्तन हो रहा है ना, रंग में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। बेरियम क्लोराइड के घोल में जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब बहुत कम जिसका होता है ना, सांद्रता बहुत कम होना चाहिए अम्ल का, जिसमें पानी ज़्यादा हो अम्ल कम हो, उसको हम तनु कहते हैं, तनु सल्फ्यूरिक, उसको तनु अम्ल कहते हैं। जिसमें पानी ज़्यादा हो अम्ल कम हो, तो उसको हम मिलाएंगे ना, इन दोनों बेरियम क्लोराइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो यह हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब चौथा देखिए, जिंक और अम्ल की अभिक्रिया जब करते हैं तो, जिंक की और अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो प्रक्रिया देखिए, एक शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक के टुकड़े लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। ये फिगर देख रहे हैं ना आप, ये एक शंक्वाकार फ्लास्क है जिसमें हम जिंक के टुकड़े डाल देते हैं इसमें, और उसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दानेदार जस्ता, जो जिंक के टुकड़े हैं ना, यहाँ पर बॉटम में देख रहे होंगे नीचे इस फिगर में, और यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को साथ में मिलाते हैं। तो हमारा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका प्रेक्षण में देखिए कि जिंक के टुकड़े के पास बुलबुले दिखाई देने लगती है। ये जो जिंक के टुकड़े हैं ना, यहाँ पर बुलबुले ऊपर ऊपर जाने लगती है। देखिए बुलबुले ऊपर ऊपर जा रही है। ये बुलबुले क्या दर्शाती है, ये बुलबुले हमें दर्शाती है कि हमारा जो गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो, जब जिंक और अम्ल की अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम इसमें हमारा गैस निकल रहा है। तो गैस का निकलना हमें क्या दर्शाता है, गैस का निकलना हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें हमें दर्शा रहा था कि रंग में परिवर्तन हो रहा था तो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। इसमें हमें क्या दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन गैस, मतलब गैस निकल रहा है, तो गैस का निकलना मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। और एक देखिए, जिंक में तनु से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, और जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए, शंक्वाकार फ्लास्क को स्पर्श करते हैं, फ्लास्क हमारा गर्म लगता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप का उत्पन्न हो रहा है, जिसका कारण फ्लास्क गर्म हो जाता है। तो यहाँ ताप में परिवर्तन और गैस बन रहा है। अब देखिए, इस शंक्वाकार फ्लास्क को जब हम छूते हैं ना, तो यह हमें गर्म लगता है, हमें ताप हमें महसूस होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। जब यह दोनों को हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो गैस निकल रहा है और ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो यही हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ताप ताप क्यों निकल रहा है, क्योंकि जब भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन करते हैं ना किसी चीज़ से, तो वह हमें गैस ताप निकलता है उसमें। अम्लीय, आप जानते हैं कि अम्लीय बहुत ज़्यादा होता है, हानिकारक होता है। उसको हम नंगे हाथों से हम नहीं छू सकते, हमारा हाथ को जला देता है वो, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ताप होता है उसमें। तो इस अभिक्रिया में हमें क्या निकल रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है और गैस बन रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और क्रियाकलाप 5 देखिए, जब बिना बुझा हुआ चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन सी बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना हमारा, वह बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड को, जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम। तो बुझा हुआ चूना के साथ मिलाते हैं ना, तो हमें क्या निकलता है,
हमें ऊर्जा ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा मतलब हीट निकलता है। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना को जब बिना बुझा हुआ चूना में हम जल मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और उसमें हमारा क्या होता है, ऊष्मा ऊष्मा निकलता है। तो पांचवा क्रियाकलाप से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि ताप में परिवर्तन हो रहा है। पहले पहले बिना बुझा हुआ चूना था उसमें ताप नहीं था। जब भी जैसे ही हम जल मिलाते हैं उसमें तो बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा बनता है। तो ऊष्मा बनता है मतलब ताप निकल रहा है ना, तो ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो ताप में परिवर्तन का मतलब क्या है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इन इन सभी पांचों जो हम क्रियाकलाप अभी देखे हैं 1 से लेकर 5 तक, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। किसी में गैस निकल रहा है, किसी में ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो किसी में अवक्षेप बन रहा है, तो किसी में रंग एवं गंध निकल रहा है, बन रहा है, चेंज हो रहा है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? ये जो पांचों क्रियाकलाप आप देखें, ये पांच क्रियाकलाप आप देखें, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। किसी में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी में रंग एवं गंध में परिवर्तन हो रहा है, किसी में अवक्षेप बन रहा है, किसी में गैस का निकल रहा है, किसी में ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो इन सभी पांचों केस हमें क्या दर्शा रहा है? इन सभी पांचों केस हमें, पांचों जो क्रियाकलाप हमें देखें अभी, वह हमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और कैसे हमें महसूस होता है, जो हमें दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम कैसे देखते हैं, किस तरह से होता है, उसका जो एप्लीकेशन कैसे कैसे बन रहा है, कैसे जो होता है हमारा दैनिक जीवन में जो अभिक्रिया है वो क्यों होता है, कैसे होता है, उन सब के बारे में हमने देख लिया। कैसे होता है कि कोई किसी में ताप में परिवर्तन होता है, तो किसी में रंग एवं गंध में परिवर्तन होता है, तो किसी में हमारा अवक्षेप बन रहा है। समझ में आ गया? तो ये सारे चीज हमें दिखा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से। शायद इसको अगले लेक्चर से देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इंट्रोडक्शन हम यहाँ तक देख लिए। अब मेन प्रक्रिया हम अगले अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होने लगेगी अब। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।